गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं रिवीजन। आपका कल पेपर है मैथ्स का, तो आप देखो। हमने कल पढ़ा गुणनखंड के बारे में और गुणज के बारे में पढ़ा, क्या गुणज होते हैं, क्या गुणनखंड होते हैं। तो अब देखो उसके आगे ये सम संख्याओं का भी पढ़ा, विषम संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है हमने। तो नेक्स्ट देखिए कि भाज्य के नियम कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कोई पूछा जाए आपसे कि 2 से भाज्य कौन सी संख्या है, जैसे मैंने लिखा 2, 3, 5, तो यहाँ इकाई अंक में 5 है। ये 5 कौन सी है? विषम संख्या है। तो अगर इकाई अंक में विषम संख्या है तो ये 2 से भाज्य नहीं है। लेकिन अगर मैंने लिखा 1, 2, 4, अब इकाई अंक में आ गया 4, 4 जो है सम संख्या है, तो इसका मतलब है ये संख्या 2 से भाज्य है। अब चाहे वो 24 हो, चाहे वो 124 हो, चाहे वो 126 हो, चाहे वो 528 हो, ठीक है। ये सब कौन से इकाई अंक जो है वो सम संख्या है। और जिसमें इकाई अंक में सम संख्या आ जाए, समझ लो कि वो पूरी संख्या जो है वो क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। 2 से भाज्य के लिए आपको क्या देखना है? सम संख्या। और सम में क्या होता है इकाई अंक में? 0, 2, 4, 6, 8। ये ऐसी संख्या है अंक जो कि इकाई अंक में आ जाए तो समझ लो कि ये संख्या कौन सी है? सम संख्या। और अगर ये सम संख्या है तो ये क्या होगी? 2 से भाज्य होगी। क्या होगी? 2 से भाज्य। और आप देखो 3 से भाज्य के लिए, 3 से भाज्य के लिए क्या करना है? अंकों का योग कर लो। जैसे मैंने लिखा है 124 लिखा, तो 124 का देखो जोड़ के देखो, 1 + 2 + 4, 4 2 6 और 1 7 हो गया। 7 तो आपको पता है 3 के पारे में नहीं जाता है, इसका मतलब है ये पूरी संख्या 3 से भाज्य नहीं है। अगला देखें हम, जैसे मान लो मैंने लिखा, ये लिखा 126 लिखा हुआ है। अब जरा इसको जोड़ के देखो, 1 + 2 + 6, 6 और 2 8 और 1 9, ये क्या आया? 9। जोड़ने पर 9 आ गया। इसका मतलब है 126 में 3 का भाग जाएगा और इसका मतलब है कि ये 3 से भाज्य है। समझ में आ गया? 2 से भाज्य के लिए क्या देखोगे? इकाई अंक में सम संख्या है तो 2 से भाज्य है। अंकों को जोड़ के देखो, अगर जोड़ने पर ऐसी संख्या आती है जो 3 के पहाड़े में आ रही है तो इसका मतलब है वो 3 से भाज्य है। 5 से भाज्य, 5 से भाज्य, 5 से भाज्य के लिए देखे इकाई अंक में क्या दिखे? इकाई अंक आपका कितना हो? या तो 0 हो या 5 हो। अगर इकाई अंक में 0 या 5 है तो समझ लो कि वह पूरी संख्या 5 से भाज्य है। जैसे मैंने लिखा 225, अब इकाई अंक में 5 आ गया, इसका मतलब है ये 5 से भाज्य है। मैंने लिखा 120, इकाई अंक में 0 आ गया, इसका मतलब है ये 5 से भाज्य है। तो अगर उसने पूछा है कि 5 से भाज्य है या नहीं है, तो आप इकाई अंक में 0 और 5 देख लो, अगर है तो भाज्य है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये आगे भाज्य के आपके कुछ नियम हो गए। जैसे इसके अलावा और देखो सार्व गुणनखंड के बारे में कि सार्व गुणनखंड क्या होता है। सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड के लिए देखो, जैसे आपको कोई संख्याएं दे रखी हैं, जैसे मान लो दे रखा है 20 दे रखा है, 28 दे रखा है, तो आप देखो इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है वो सार्व गुणनखंड हो गए। जैसे 20 जो है वो 1 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी 20 आता है और 20 के पहाड़े में भी 20 आता है। ऐसे 28 की बात करें तो 1 का भी भाग जाता है इसमें, 2 का भाग भी जाता है इसमें, 3 का भाग नहीं जाता इसमें, 4 का भाग जाता है, 4 7 28, 5 का नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का 7 चौक 28, 7 का भी जाता है। इसके अलावा 8 का नहीं जाता, 9 का भी नहीं जाता, 10 का भी नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 का नहीं जाता, सीधा जाता है 14 का और फिर जाता है 28 का। अब हमने देखा कि इनमें कौन कौन सी संख्याओं के भाग दिए। अब दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? जैसे देखो दोनों में 2 आ रहा है, दोनों में 4 आ रहा है और दोनों में 1 आ रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही ना। तो इस सार्व गुणनखंड इसके क्या हो गए? सार्व
गुणनखंड, सार्व गुणनखंड हो गए इसके 1, 2 और 4, केवल यही मिल रहे हैं आपके। तो ये हो गए इसके सार्व गुणनखंड। ठीक है, अब मान लो मैंने केवल ऑप्शन में केवल ये दिया कि A 3, B 4 और C मैंने दिया 20। तो अब मुझे बता दो इसमें सार्व गुणनखंड कौन सा। देखो 3 दोनों में नहीं आ रहा है ना, 4 दोनों में आ रहा है, 20 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो केवल इसका सार्व गुणनखंड कौन सा हो जाएगा, 4। तो ऐसे ही संख्याएं बदली हुई हो सकती हैं, तो आप कर सकते हैं सार्व गुणनखंड। दूसरा है सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें एक के अलावा और कोई कॉमन संख्या नहीं होती है गुणनखंड में, वो कहलाती है सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लो मैंने दे दिया 6, ठीक है, और दे दिया मैंने आपको 10, 6 और मैंने दे दिया आपको 11। ठीक है, अब देखो दोनों के गुणनखंड देखो, 6 किसके पहाड़े में आ रहा है, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में। 11 किसके में आ रहा है, 1 के पहाड़े में और 11 के पहाड़े में। तो दोनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। तो अगर केवल 1 ही मिले और कोई संख्या नहीं मिले तो वह संख्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब है 6 और 11 क्या हो गई है, आपस में सह अभाज्य संख्या है। क्या है, 6 और 11 सह अभाज्य संख्या है। कारण क्या है, क्योंकि दोनों में 1 के अलावा और कोई गुणनखंड मिलता नहीं है। तो आपको उम्मीद है सार्व गुणनखंड समझ में आ गया होगा, सह अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी, 2 से भाज्य संख्या समझ में आ गई होगी, 3 से भाज्य आ गई होंगी, 5 से भाज्य आ गई होंगी आपको संख्याएं। अब देखिए मैसे ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मैसे। तो मैसे का भी एक कॉमन तरीका देखो, आप इसी तरीके से देख लो, सिंपल। जैसे मैंने लिखा है 20 और 28 का लिखा, जैसे मैंने बोला 20 और 28 का मैसे ज्ञात करूं, तो पहले तो 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 के पहाड़े में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। ऐसे 28 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का, 2 का और 4 का, 7 का, 14 का और 28 का। पहाड़ा बोल के देख लीजिए आप, इन सब का भाग जाता है। तो अब दोनों में सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1, 2 और 4 कॉमन आ रहा, और कुछ नहीं आ रहा। तो 1 गुणा 2 गुणा 4, अब जरा गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो इसका मैसे कितना निकल गया, 8। डन हो गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इसका क्या चीज निकल गई है, मैसे। डन। देखो अब आगे लैसे निकालने के लिए क्या देखना है हमें, लैसे सीखना। लैसे के लिए देखो, वैसे तो इसका एक तरीका ये है, गुणनखंड करके कर दो कॉमन, और एक आप कर सकते हो वैसे भी गुणनखंड वैसे करके जो करते हैं अपन। लैसे का देखो अभाज्य गुणनखंड से। लैसे मान लो मैंने बोला कि 2 संख्याएं हैं 20 और 18, इसका लैसे ज्ञात करो। तो 20 और 18 का लैसे देखो, 20, 18 लिख करके लिख दिया हमने। अब 2 का भाग दो, सबसे छोटी संख्या से भाग देते हुए चलते हैं, और केवल अभाज्य संख्याओं का 2 का भाग दिया, 2 ढाई का 20 और 2 नाम 18। अब 2 का भाग दिया, 10 में जा रहा है, 2 पंजो 10, लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसे कैसे ही उतार दिया। अगला 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, 5 में तो नहीं जा रहा है, ऐसे उतार दिया, लेकिन 9 में जा रहा है, कितनी बार, 3 बार। अगला दे रहे हैं हम 3 का भाग, 5 में नहीं जाता, लेकिन 3 में जा रहा है 1 बार। अब जा रहा है 5 का भाग, 5 में 1 बार और 1, ऐसे कैसे। अब हमारे हो गए गुणनखंड। अब हम इनको गुणा करके लिख दें। 2 को गुणा 2 से क्या, 2 दूनी 4, 4 को गुणा 3 से क्या, 4 3 12, 12 को 3 से गुणा किया, 5 चौक 12 36, और 36 को गुणा इस 5 से किया तो कितना आ गया, देखो 5 6 का 30, हासिल की 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 180। ये आपका आ गया लैसे निकालना। तो उम्मीद आपको मैसे और लैसे निकालना भी आ गया। दूसरी चीज है वृत्त के बारे में। गोल, ये जो गोला है आपका, ये वृत्त कहलाता है, ये आपका केंद्र कहलाता है। अब ये केंद्र अंदर है या बाहर है, अंदर है ना,
तो केंद्र कहाँ स्थित है? ये अभ्यंतर में। कहाँ है? अभ्यंतर में। अगर बाहर कोई बिंदु होता तो कहाँ होता? बहिर्भाग में। अब केंद्र से एक ऐसी लाइन जो कि केंद्र से शुरू हो रही हो और गोले पे खत्म हो रही हो, ये कहलाती है इसकी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से शुरू हो यानी गोले से शुरू हो, केंद्र से होते हुए दूसरा सिरा गोले के ऊपर हो, यानी ऐसी लाइन जिसके दोनों सिरे गोले पर हो लेकिन कहां से होके जाए? केंद्र से होके, तो ये कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। लेकिन ऐसी लाइन जिसके दोनों सिरे गोले पर हो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केंद्र से होके जाए, तो ऐसी लाइन कहलाती है इसकी क्या कहलाती है? आपकी सबसे बड़ी जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। ये हो गई जीवा, ये व्यास हो गया और ये हो गई आपकी त्रिज्या। हो गया? आपने त्रिज्या जानी, व्यास जाना, जीवा जानी। अब मान लो आपको पूछा जाए, देखो एक गोला है, इसमें दो त्रिज्याओं से बना हुआ टुकड़ा, दो त्रिज्याओं से बना हुआ टुकड़ा क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना है? एक त्रिज्या, दो त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या से बना हुआ टुकड़ा कहलाता है त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। तो आपने वृत्त के बारे में, जीवा के बारे में, व्यास के बारे में, त्रिज्य के बारे में, त्रिज्य खंड के बारे में, केंद्र के बारे में जाना। ये हुए आपकी कुछ चीजों का रिवीजन। तो अब आप देखो पेपर अच्छे से दीजिएगा और क्वेश्चन तैयार कीजिए अच्छी तरह। थैंक यू।